नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लोकसभा के स्पीकर पद पर सर्वसम्मति न बनने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से उम्मीदवार मैदान में उतार दिया था, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि स्पीकर पद अगर बीजेपी अपने पास रखना चाहती है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए और पहले से ये परंपरा चलती हुई आ रही है, इसलिए डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन सर्वसम्मति ना बनने के बाद आज लोकसभा स्पीकर को चुना जाना था, जिसमें ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना गया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ध्वनि मत से उन्हें वेजी घोषित किया। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नए स्पीकर को आसंदी तक छोड़ने आए। इससे पहले पीएम मोदी ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज डूबने नहीं देंगे। बता दें कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर की पद की मांग की थी। इसका जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद भाजपा नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ लगातार 2 बार स्पीकर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आपके पास 5 साल का अनुभव है, वहीं आपको पुराने और नए सदन का अनुभव है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज ना दबाई जाए, निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता भी है, सत्ता पर भी रहना चाहिए। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना हो। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हाउस देश की जनता की आवाज़ है। सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज़ है। यह जरूरी है कि जनता के बीच विश्वास बना रहे। मुझे विश्वास है कि आप हमें अपनी आवाज़ उठाने का मौका देंगे। यह सवाल यह है कि जनता की कितनी आवाज़ को यहाँ मौका मिलता है। तो जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी स्पीकर की मांग की थी, तो वहां पर दोनों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाई, इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से के सुरेश को मैदान में उतार दिया, उनको स्पीकर उम्मीदवार बनाकर। लेकिन आज ओम बिरला को ही स्पीकर चुना गया। भर्तृहरि मेहताब ने ध्वनि मत से उनको वेजी घोषित किया और सदन की कार्रवाई आगे के लिए फिर चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों का परिचय दिया। तो आज ओम बिरला दोबारा स्पीकर बन चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष दोबारा ओम बिरला को चुना गया है, जिनके पास पहले 5 साल का अनुभव है और पहले 2 सदनों का भी उनके पास अनुभव है। तो अब आगे के लिए किस तरह का सदन चलेगा, उन्होंने सभी से आग्रह भी किया है कि दोनों ही दलों को, विपक्ष और पक्ष को मिलकर साथ चलना है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, तो साथ ही कांग्रेस पार्टी से मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज फिर ओम बिरला जी को दोबारा से विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। उनके पास पहले भी 5 साल का अनुभव रहा है, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के नामों को बता रहे थे, अपने मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे, तो कई बातें ऐसे देखने को मिली। जब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके बारे में बताया, तो जो वहां पर कांग्रेसी नेता बैठे थे, जो विपक्ष के लोग बैठे थे, उन्होंने एक तरह से विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि नीट के एग्जाम को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वो अभी से सदन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अनुज जी, ये जो आज स्पीकर का चुनाव हुआ है जी, है कि बहुत ही बढ़िया चुने गए हैं जी, पहले से भी पिछले 5 साल का। तो और उन्होंने पिछले कार्यकाल में अपना पूरी मेहनत और ईमानदारी से दायित्व पूरा किया है। वो बधाई के पात्र हैं और पूरा देश की जनता चुनाव से काफी उत्साहित है और उम्मीद है कि अगले अपने में पहले की तरह ही अच्छे से कार्य करेंगे और कार्यकाल पूरा करेंगे। जी,
बिल्कुल। और जिस हिसाब से अब की बार विपक्ष वहां पर मजबूत स्थिति में है, उन्होंने अपनी तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार भी उतारा था, लेकिन पहले से ही तय था, यह सुनिश्चित हो चुका था कि ओम बिरला ही स्पीकर बनेंगे, क्योंकि एनडीए के पास जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस आखिर अपना जो शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से वो वहां पर मेरे हिसाब से दिखाना चाहती थी, तो अब की बार मिलजुल कर ही सदन चलाना पड़ेगा। और जो खुद ओम बिरला ने आग्रह किया है कि अगर आपको किसी भी आने वाले प्रोजेक्ट से या किसी भी आने वाले कानून से या किसी में कोई संशोधन किया जाता है, कोई आपत्ति है, तो विरोध उस तरीके से किया जाए कि ऐसा ना लगे कि सड़क पर आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो सदन का विरोध करने का जो प्रोसेस है वो अलग होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा। कुछ बात से मैं भी सहमति रखता हूँ। सदन की एक गरिमा है, इसकी एक गरिमा है जी, इसको बनाए रखते हुए विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज में विरोध दर्ज करना हमारे संविधान में दर्ज है, तो आप उसकी विरोध कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, जो लगता है कि ये जनता और देश के हित में नहीं है, तो आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन में होना चाहिए, की गरिमा को ठेस न पहुंचे और देखने में ये गलत ना लगे, ऐसा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। और मैं तो यही आग्रह करूंगा कि विपक्ष को भी जनता के हित और देश के हित में भाजपा के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और संसद की कार्रवाई जब भी हो उससे पूर्ण सहयोग करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से मुन्ना खान साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा कि आपकी तरफ से डिप्टी स्पीकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी से मांग की जा रही थी, लेकिन दोनों में हो सकता है उस पर सहमति नहीं बन पाई हो, तो आपकी तरफ से भी उम्मीदवार उतार दिया गया, यह जानते हुए भी कि पहले से ही सुनिश्चित था कि ओम बिरला ही स्पीकर बनेंगे, अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखें। लेकिन आज एक तस्वीर और अच्छी देखने को मिली थी, राहुल गांधी साथ में प्रधानमंत्री दोनों ही ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक छोड़ने के लिए गए थे। तो क्या आगे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही बड़े प्यार के साथ सदन की कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि बात पहले वाली रही नहीं जी। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री को समझ आ गई। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी का फोन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आया जी। उन्होंने कहा कि जो हम सदन में स्पीकर बनाना चाह रहे हैं उसमें आपकी सहमति चाहिए जी। तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो हमारा होगा, उसमें आपको सहमति देनी होगी। बिल्कुल। तो उसके बाद श्री राजनाथ सिंह का कोई कॉल अब तक नहीं आया और यही देखते हुए विपक्ष ने अपना डिप्टी स्पीकर उतारा है। दूसरी बात बता दूं कि सदन में जिस तरीके से 10 साल तक तानाशाही से सरकार चलाने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने किया, अब वो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि विपक्ष बराबर टक्कर का है और वो हर मुद्दे को उठाएगा जो देश के जनता के हित में नहीं होगा, जो युवाओं के हित में नहीं होगा, जो जवान के हित में नहीं होगा, जो किसान के हित में नहीं होगा, जो महिलाओं के हित में नहीं होगा। एक भी बिल ऐसा पारित नहीं होने दिया जाएगा जो हित में ना हो। पहले क्या होता था, बंद कमरे में सिर्फ 2 लोग, 2 व्यक्ति पूरे देश का फैसला करते थे, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, रेलवे की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, हवाई जहाज की बात हो, एवं प्रकार से ABCD किसी भी प्रकार की बात हो तो निर्णय सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी लेते थे। ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देश की जनता ने संविधान बचाने के साथ साथ विपक्ष को भी इतनी ताकत दी है कि देश की जनता के मुद्दे को संसद में कड़ी आवाज से उठा सके, देश की युवाओं की बात उठा सके, जवान की, किसान की, महिलाओं की बात उठा सके। इसलिए आपको अब जो संसद दिखेगा वो 2014 से पहले वाला संसद दिखेगा। 2014 से 24 जो भी घटनाएं घटी, जो भी बिल पास हुए, जितने भी समझौते लिए गए, मैं समझता हूँ वो देश हित में नहीं थे, लेकिन अब देश हित में रख करके, देश हित में देख करके ही फैसले लेने पड़ेंगे। आपने वो शोले फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि नाच बसंती नाच, जब तक तेरे सांसें चलेंगे तब तक ये सरकारें चलेंगी।
तो नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि आप दो आदमी के इशारे पे, नायडू और नीतीश के इशारे पे नाचना है, और जब तक हम नाचेंगे तभी तक ये सरकार चलेगी। बिल्कुल, और ये बात तो सही भी है अनुज गुप्ता जी, जो मुन्ना खान साहब ने कहा है कि जो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है, और ये बात उनकी सही भी है कि आपके गठबंधन में जो दो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, शुरू से ही उनकी तरफ से जो देखने को मिल रहा था, उन्होंने जो अग्निवीर योजना को लेकर भी शुरू से ही बोल दिया था कि भाई इसमें बदलाव करो, और आगे के लिए भी अगर सरकार चलानी है, उनको लगता है कि भाई यहाँ पर किसी तरह की कमी है, तो अब की बार तो काफी ज्यादा संभल कर चलने की बात है। देखिए पुष्पेंद्र जी, आप निश्चिंत रहें, ये गवर्नमेंट पूरे 5 साल चलेगी जी, और सबकी सहमति से ही चलेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि 10 साल में भाजपा ने तानाशाही किया है, तानाशाही रवैया अपनाया है, और सारे फैसले देश हित में, जनता हित में नहीं थे, उनके विरोध में थे। देखिए, अगर लास्ट वाला देश हित और जनता हित की बात नहीं की होती, महिलाओं और किसान की बात नहीं की होती, तो ये इसलिए पिछले 10 सालों में सरकार चलाने में सक्षम नहीं रहते। और आप बात करते हैं कि भाजपा में से 2 लोग निर्णय लेते हैं। अरे आपकी सरकार तो 50 साल रही, आपके 50 साल में सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्णय लेता रहा, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ता था। आपके तो प्रधानमंत्री भी तो पपेट थे, वो आपको दिखाई नहीं देता था। किस तरह की बातें करते हैं, और आप इनकी भाषा शैली देखिए। कांग्रेस के पास 100 सीटें भी नहीं है, उसके बाद और ये बसंती नाच और किस फिल्म के डायलॉग की बात कर रहे हैं। जब 99 सीट आने पर भाषा शैली कांग्रेस की ये है, और सोचो अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होती तो किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते ये लोग। ये इन लोगों का चरित्र दर्शाता है। देखिए, आप मुन्ना जी गलत मत सोचिएगा कि मैं आपके बारे में गलत नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन पूरे ही कांग्रेस की मानसिकता इसी तरह की है। आप लोग अगर विपक्ष में स्ट्रॉन्ग आज हैं, आप गठबंधन की वजह से हैं, किसी की वजह से, तो इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते? आप नेगेटिव वे में क्यों जाते? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं सरकार नहीं चलाने दूंगा, इस तरह की बातें क्यों? आप चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, देश हित जनता हित के लिए हमें काम करना है, संसद में हम इसीलिए गए हैं। अगर आप कोई भी सांसद चुनकर गया है संसद में, तो वो जनता कुछ कुछ देख रही है ना, उसमें वो चाहती है कि क्षेत्र का विकास करे, ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। सरकार किसके इशारों पे नाच रही है और किसके इशारों पे नाचेगी और कब तक चलेगी? क्योंकि भाजपा की रणनीति इस तरह की कभी नहीं थी। मोदी जी की नियति में और नियत में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। ठीक है, थोड़ी हमारी कम हुई और पहले ज्यादा हुई। ठीक है अनुज जी, जैसा आपने कहा कि अगर कांग्रेस वालों की संख्या ज्यादा होती, इनकी ज्यादा सीटें आ जाती, तो ये और तरीके से आंखें दिखाते, लेकिन ये मौका तो आपने ही दिया है ना। आखिर क्या कमी रही जो आपकी सीटें नहीं बढ़ पाई और कम सीटें हो गई? ये तो आपने ही मौका दिया है और जनता ने इनको चुनकर भेजा है, तो जरूरी है कि जनता की बातों को ये अब की बार बहुत ही अच्छे से उठाएं। देखिए पुष्पेंद्र जी, जनता की इस मैंडेट को हम बिल्कुल मानते हैं और आंखों पर लेते हैं। जो गलतियां हमारे क्षेत्र में किसी भी हमारे नेता को हुई है, उनको हम दूर करेंगे। जो कमियां क्षेत्र में हमारी रह गई है, उनको दूर करेंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत सरकार एनडीए की बनवाई है और उसको चलाने का मौका दिया है। हमारा नेतृत्व, भाजपा नेतृत्व पूर्ण रूप से जनता और देश के लिए समर्पित है। तो योजनाएं, कार्य हमारे पहले रह गए थे, हम उस पर फोकस करेंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये मोदी का सपना है, ठीक है, साकार करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो सारी कमियां हैं, ये सारी कमियां बड़ी जगह, बड़ी सीटों पर देखने को मिली हैं। अयोध्या में जो हुआ है, राम मंदिर बनवाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई, इसका क्या कारण रहा? जबकि होना ये चाहिए था कि जहां पर इतने दिनों से राम मंदिर का निर्माण चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को वर्षों से लगातार देश के लोगों के सामने रख रही थी, उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई।
और उधर हम बनारस की बात करें, बनारस में भी प्रधानमंत्री जी 1 लाख से कुछ ज्यादा वोटों से जीते हैं, वरना वहां पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो कहां पर कमी रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में करी? मैं अनुज गुप्ता जी आऊंगा आपके पास, मुन्ना खान साहब से कमेंट ले लेता हूं। की जरूरत है। मित्र ने कहा अभी कि हमने सारे कार्य किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर जैसे कार्य किसने किए? जी। किसानों के लिए 3 काले कृषि कानून लाने का काम किसने किए? ये सारे काम बंद कमरे में हुए, इसीलिए विरोध हुआ। 12 महीने तक प्रदर्शन हुए और पूरे देश में युवाओं ने अग्निवीर के लिए प्रदर्शन किया, वो सभी ने देखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान के बिल लाने के समय किसान को नहीं पूछा गया, अब ऐसा नहीं होगा। युवाओं के लिए अग्निवीर लाएंगे, युवाओं को नहीं पूछा गया, ऐसा अब नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। दूसरी बात बता दूं, अभी आपने बनारस की बात की, बड़ा ही मुश्किल से बनारस में देश के प्रधानमंत्री जान बचाकर भागे। 3-4 घंटे तक लगातार पीछे चल रहे थे और सांसें फूल रहे थे, अपडन 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 अपडन। जब पता लगा कि अब 1 लाख वोट से जीते हैं तो जान बचा के बनारस से भागे। अगर मजबूत कैंडिडेट थोड़ा सा और कांग्रेस पार्टी वहां दे देती तो मैं समझता हूँ वहां पे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को इज्जत बचानी मुश्किल पड़ जाती। दूसरी बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से तानाशाही सरकार, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है और देश के सभी दल कह रहे हैं, क्योंकि ये गुजरात लोभी किसी की सुनती नहीं है, लेकिन अब सुननी पड़ेगी। अब जिस तरीके से एटीट्यूड में, व्यवहार में जो बदलाव आए वो काबिल तारीफ है। तब आपको वो बातें देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरीके से पहले होया करता था। अब बात कर ले रोजगार की, मैं ये कह रहा हूँ 18 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई और 64 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये किसकी मजबूरी है? ये किसके लिए है? तो सवाल ये है कि अब आपको बताने होंगे कि किस तरीके से आप सरकार चलाना चाहते हो और ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। और खान साहब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और ले लेता हूँ। आज ओम बिरला जी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने भी अपना संबोधन किया और पूरे सदन में जितने लोग बैठे थे उनको संबोधित किया। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया है। उन्होंने कहा है कि वो काफी ज्यादा दुखद था और 2 मिनट का मौन धारण भी सभी लोगों से करवाया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ये इतिहास का एक काला सच है और जिस पर कभी चर्चा उतनी हुई नहीं है कि किन हालातों में ये इमरजेंसी लगाई गई थी। वो भी चीजें सामने जनता के आनी चाहिए और कई लोगों के सामने है भी, और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, जो भी ओम बिरला जी, देखिए बहुत ही पुराने नेता और बहुत ही समझदार नेता मैं कहूँगा, और मुझे लगता है कि वो कार्यकाल में अपने जो पीछे उनके पिछले कार्यकाल में चीजें रह गई थी वो बखूबी निभाएंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, और अब ऐसी उम्मीद भी उनसे करते हैं कि इस कार्यकाल में वो और परिपक्व नेता बनते और स्पीकर बनते। ठीक है। खान साहब, मेरा सवाल आपने सुना था? नहीं सुना था सर। हाँ, मेरा सवाल ये था, आज ओम बिरला जी के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सभी को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय था। मैं ये कह रहा हूँ कि ओम बिरला जी के द्वारा 150 सांसद को निष्कासित कर देना ये भी एक काले अध्याय से कम नहीं है। लेकिन ओम बिरला जी आप ध्यान रखें, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप 150 सांसद को निलंबित नहीं कर सकते, 150 सांसदों के मुंह पे फेविकोल नहीं लगा सकते, उनके आवाज पे अब इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। अगर स्पीकर में किसी भी तरह की आनाकानी की तो उसे जवाब देने का काम डिप्टी स्पीकर करेगा, और बगैर सहमति के न कोई सांसद निरस्त होगा और न कोई बिल पास होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको जो सदन में राष्ट्रगान के द्वारा सदन की शुरुआत होगी, न कि गाली गलौज के द्वारा। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जिस सदन में राष्ट्रगान के
के बाद सदन शुरू होते थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा गालियों के साथ शुरुआत होती थी। तो अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्ष बहुत ही मजबूती के साथ 10 साल के बाद सदन में मौजूद है। इसलिए अब सरकार के भी पसीने छूट रहे कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो जो विपक्ष के सदन न चलने दे। तो ये डर लगातार जब तक 6 महीने की सरकार है, ये 6 महीने तक इसे सताती रहेगी। 6 महीने बाद तो कांग्रेस की सरकार बनने ही जा रही है, 6 महीने तक सदन अस्थिर रहेगी। ठीक है अनुज गुप्ता जी, मुन्ना खान साहब ने भविष्यवाणी कर दी है कि 6 महीने की सरकार है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिसने भविष्यवाणी दी। मैं शुभकामनाएं आपको पहले की एडवांस में, अगर आपकी सरकार बनती है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन ये आपके पूरे नहीं होंगे। जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार की है, जिसका हर एक सांसद पूर्ण रूप से समर्पित है और भाजपा के साथ पूरी अपनी क्षमता के साथ खड़ा हुआ है। देश में जनता कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, आप चिंता ना करें। जी खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपाहित सरकार कितने दिन चलेगी? नरेंद्र मोदी जी का इतिहास देख लीजिए, कभी भी ये सहयोग से सरकार नहीं चलाए। सहयोग इसे पसंद ही नहीं, तो ये सहयोग कितने दिन चलेगा? इसलिए मैंने भविष्यवाणी की, और मेरी भविष्यवाणी ये कह रही है 3 9 है, N है, 9 से नीतीश, 9 से नायडू और 9 से नरेंद्र। ये तीनों की भविष्यवाणी बता दे रही कि इसके गठजोड़ सिर्फ 6 महीने चलेंगे, क्योंकि इसकी राशि देख ली है। इसीलिए कह रहा हूँ 6 महीने से ज्यादा चलने वाली ये सरकार नहीं है। 6 महीने के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे, और मैं 100% कह रहा हूँ कांग्रेस के शासन में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जितने भी करप्ट नेता है, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है, वो सभी को जेल जाना है। और इन लोगों को हारने का डर नहीं है, हारने के बाद जो इनके कुकर्मों का हिसाब होगा, डर ये सता रहा है। नहीं बिल्कुल खान साहब, आपने सहयोग की बात करी, तो अभी तो सहयोग से ही सरकार चल रही है, और आपके सहयोग की भारतीय जनता पार्टी वालों को भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू हैं पहले से ही मौजूद। अगर आपको लगता है कि आगे के लिए स्थिति बदल सकती है तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि जब तक सरकार चल रही है तब तक आप हर मुद्दे पर अपनी तरफ से, अगर ठीक है, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में इस तरह का जो मुद्दा उठा रही है, नई कोई योजना लेकर आ रही है, वो अच्छी है, तो उसमें तो आपको समर्थन करना ही पड़ेगा। पुष्पेन जी, मैं एक बात जी ये कह रहे हैं कि मुन्ना जी एक मिनट, ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार समर्थन से चल रही है, और इनके तो समय सांसद हैं, तो इनके क्या स्वयं के हैं? स्वयं के कितने सांसद हैं आपके? 90 सांसद, 99 सांसद में आप सरकार बनाएंगे? पता नहीं मुझे इस बात पर ये इतना बोल रहे हैं ये लोग, कांग्रेस के लोग इतना आप देख रहे हैं 99 सांसद लेकर सरकार बनाने की सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि जनता ने इनको ऊपर सीट दी हो अकेले कांग्रेस को। किस बात की इसके अंदर गलतफहमी है, तो समझ नहीं आता। कांग्रेस 99 सांसद के साथ इतना खुश है। जिन लोगों के साथ आपने गठबंधन किया है, ये जितने भी अध्यक्ष हैं, तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे बैठे हैं। आप कैसे सरकार बनाएंगे? पहले आप अपना गठबंधन बचा लीजिए 6 महीने। ये 6 महीने में आपका गठबंधन ही नहीं रहेगा। ठीक है, सरकार बनाने का ठीक है, चाहिए। ठीक है, ठीक है। खान साहब, लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट यही है कि सरकार अगर युवाओं के हित में बिल लाती है उसमें सहयोग होगा, किसान के हित में बिल लाती है उसमें सहयोग होगा। अगर देशवासियों के हित में बिल नहीं है, अगर वो बिल अडानी और अंबानी के फायदे के लिए है, तो उसका पुरजोर कड़ा विरोध किया जाएगा। सरकार को चलने नहीं देंगे। सदन में किसी भी तरह से अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम अगर सरकार करेगी तो उस पर विरोध होगा और सदन को स्थगित किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो आज जिस हिसाब से सदन में कार्रवाई हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के लोगों का परिचय दिया और ओम बिरला को
लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस ने भी कल अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना उम्मीदवार घोषित करके दिखा दिया कि हमारा भी उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है। अगर आप हमारी शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं तो हम भी आपकी शर्तों पर सहमत नहीं होंगे। तो सीधा सा संदेश यही है, अगर सदन में किसी तरह का कोई भेदभाव होता है या किसी तरह की कोई योजना विपक्ष की समझ से बाहर होती है तो वो अब खुलकर उस चीज का विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।